हाय गाइस, वेलकम टू बीटीएस ब्रिज टू सक्सेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आई थिंक एंड आई होप शानदार, जानदार और एज यूजुअल जबरदस्त। प्रीवियस लेक्चर में क्रॉस सेक्शन का ही एक पोर्शन हमने कंप्लीट किया है जिसमें फ्रिक्शन था, बहुत इंपॉर्टेंट, और उसको अलग ही लेवल पे हम लोग समझे हैं। स्कीडिंग, स्लीप, उसका कैरेज विड्थ, फॉर्मेशन विड्थ कितना होना चाहिए रिकमेंडेशन के कोरस्पॉन्डिंग, और राइट ऑफ वे कितना होना चाहिए आईआरसी के कोरस्पॉन्डिंग, ठीक है। अभी का जो लेक्चर है ना, क्रॉस सेक्शनल एलिमेंट का सबसे इंपॉर्टेंट लेक्चर, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, रोड यूजर्स के कोरस्पॉन्डिंग, या डिजाइन पॉइंट ऑफ व्यू से, या आपके गाड़ी के लाइफ लॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू से, स्टेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, और सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है। बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है। बट इसको 2 मिनट में भी पढ़ाया जा सकता है और 2 घंटे में भी पढ़ाया जा सकता है, और अगर अच्छे से पढ़ोगे तो 2 घंटे का कंटेंट जो है उसको 45 मिनट में भी पढ़ाया जा सकता है। यह पढ़ाने वाले के ऊपर डिपेंड करता है। आज आपको लाइफ में इतना अच्छा कैम्बर आपने नहीं कभी पढ़ा होगा, यह मैं आपसे दावा के साथ चैलेंज लगा सकता हूं, और मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं इससे ज्यादा और इससे सटीक कैम्बर आपको कहीं नहीं मिलेगा। अब कुछ लोग जो देख रहे होंगे ना, वो करेंगे अरे यार मैं तो एक्स जगह पढ़ा हूं, फलाने से पढ़ा हूं, ढिकाने से पढ़ा हूं, मैं उससे पढ़ा हूं, वो तो ट्रांसपोर्टेशन का बहुत अच्छा टीचर था। तो मैं आपसे कह रहा हूं कि फिर भी नहीं पढ़े होंगे, ये मैं आपसे कह रहा हूं। अगर 1% बात मान लोगे तो आपका भलाई, नहीं मानोगे तो आपका नुकसान। मेरा कुछ नहीं जाना। मेरा बस इतना बेनिफिट होगा कि हां, आपको यह पता चलेगा कि प्रभात सर कोई ऐसे टीचर हैं जो रियली में उनका पढ़ाने का टीचिंग स्टाइल और ऑनेस्टी के साथ डिलीवर करते हैं। कंटेंट में चोरी और कटिंग नहीं करते हैं कि यूट्यूब पे मैं कुछ और पढ़ा रहा हूं, एक्स पे कुछ और पढ़ाऊंगा, प्लस पे कुछ और पढ़ाऊंगा। ऐसा नहीं करता हूं, और ऐसा कोई नहीं करता है। जिसको जितना आता उतना वो डिलीवर करता है अपने इमेज बनाने के लिए और अपनी संतुष्टि के लिए। अगर कोई झूठ बोल रहा है कि मैं यूट्यूब पे इतना पढ़ा रहा हूं, प्लस पे ये पढ़ाऊंगा, तो समझ लेना वो सबसे बड़ा झूठा है। एक टीचर पता नहीं अनइथिकल कैसे हो सकता है। खैर, ये सब बातें बात है। मैं आपसे अलर्ट कह रहा हूं कि अगर आप कितना भी स्मार्ट बंदे हैं तो आप इस कैम्बर का लेक्चर को देखिएगा जरूर एक बार। कुछ नहीं जाना यार, 1 घंटे टाइम लगेंगे, पता भी नहीं चलेगा, और आपका नॉलेज जो होगा ना काफी इंप्रूव हो जाएगा। करेंगे हम लोग बात। और एक भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं छूटेगा, चाहे वो ईएस में क्वेश्चन आ जाए, चाहे सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आ जाए, चाहे आपके स्टेट के पब्लिक सर्विस कमीशन में आ जाए, चाहे एसएससी जेई में आ जाए, चाहे स्टेट के जेई की एग्जाम में आ जाए। जहां मर्जी आना है आने देंगे। हम लोग इस तरीके से पढ़ेंगे कि कहीं पे कोई दिक्कत नहीं होगा, ये मैं प्रॉमिस करता हूं। अब मैं प्रीवियस लेक्चर में, याद होगा, मैं पहले हेडिंग डाल देता हूं कि मैं पढ़ने वाला क्या हूं, कैम्बर। आप जिसका भी नाम जानते होंगे कि ट्रांसपोर्टेशन का सबसे बढ़िया टीचर है, उसका लेक्चर देखने के बाद मेरा लेक्चर देखिएगा, बाद में पता चल जाएगा आपको हु इज द बेस्ट। ठीक है, अब समझ में आएगा आपको। मैंने प्रीवियस लेक्चर में एक
ऐसा फिगर बनाया था, याद होगा, उसमें मैं ऐसा बना के ऐसा कुछ बनाया था, याद होगा। ये तो ये लाइन है, यहां पे रोड बाउंड्री है और ये बिल्डिंग लाइन है। इसको क्या बोल रहे हैं? रोड बाउंड्री, ROAD, रोड बाउंड्री। रोड बाउंड्री से इधर रोड बाउंड्री का जो डिस्टेंस होता है उसको राइट ऑफ वे बोलते हैं, ROW, और बहुत सारा नाम, लैंड विड्थ, ये सब मैंने बताया है। हमें अब साइट का कोई काम नहीं करना है अभी फिलहाल, हमने ये बताया था। देख लीजिएगा, मैं पिछले लेक्चर में ये वाला लाइन नहीं बना करके ये वाला लाइन बनाया था और बिल्डिंग लाइन लिख दिया था। तो आपको ये याद रखना है कि बिल्डिंग लाइन के पहले रोड बाउंड्री आता है और रोड बाउंड्री से रोड बाउंड्री के बीच का डिस्टेंस ROW है। हमें ये सब पॉइंट पे अब ज्यादा ध्यान देना ही नहीं है, ये सब बातों पे हम लोग बहुत ज्यादा डिस्कशन कर चुके हैं। अब हमें फोकस जहां पे करना है, अब हमें उसके लिए काम करना है। अब हमें इधर के बारे में हम लोग बात किए हैं, इसका विड्थ के बारे में बात कर चुके हैं। शोल्डर से शोल्डर का डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं? फॉर्मेशन विड्थ, इस पे बात कर चुके हैं। IRC क्या रिकमेंड किया, उस पे बात कर चुके हैं। कैरेज विड्थ या कैरेज वे का डिस्टेंस या पेवमेंट का विड्थ, पेवमेंट का विड्थ जो है, पेवमेंट या कैरेज वे, हम लोग इसको बोल रहे हैं। मैं बार बार इस पे ध्यान दे रहा हूं, यहां क्वेश्चन आता है तो गलती करने के चांसेस बढ़ जाते हैं, तो अब ध्यान रखिएगा। इसको क्या बोलते हैं? फॉर्मेशन विड्थ, फॉर्मेशन विड्थ। अब हमें क्या करना है, ये मैंने ऐसे जानबूझ कर बनाया है, आप इस तरीके से समझेंगे, इसी लेवल पे है, आप ये समझेंगे। ऊपर UDL जैसा बना दिया, कोई बात है नहीं, समझने के लिए ये है। ये जो शोल्डर है, IRC ने रिकमेंड किया है, अब मैं धीरे धीरे बात बढ़ूंगा, 2.5 मीटर से कम नहीं होना चाहिए। ये IRC ने रिकमेंड किया है कि शोल्डर का जो विड्थ होगा वो 2.5 मीटर से कम हो ही नहीं सकता है। अगर आपके पास कुछ एक्सेप्शनल ऐसा चीजें नहीं आ रहा है तब तक, मतलब अगर कोई आपसे जनरली पूछे कि शोल्डर का विड्थ कितना, तो मिनिमम 2.5 मीटर। बाद में हम लोग बात करेंगे शोल्डर के। अब कैरेज वे जो है या पेवमेंट जो है, इसका जो एक स्लोप टाइप पे इस तरीके से बनाया जाता है। जितना मैंने स्लोप दिखाया है इतना नहीं होता है, कितना होता हम लोग बात करेंगे। बस अभी समझाने के लिए मैं बात कर रहा हूं कि ये पेवमेंट जो हमने फ्लैट बना दिया है, ये फ्लैट नहीं, ये स्लोपिंग होता है, ऐसा होता है। एक्चुअल में ऐसा होता है पेवमेंट या कैरेज वे। इसके बारे में नाम मैंने समझाया था कि इसका जो ये है क्या एक्चुअल में, क्रॉस स्लोप है या क्रॉस फॉल है, या इसी का नाम है कैम्बर, या इसी का दूसरा नाम हम लोग बोलते हैं कैंट। हालांकि ये कैंट बहुत लोग कहेंगे कि गलत है, क्यों नहीं गलत है ये मैं बताऊंगा। कैंट को हम लोग बाद में बोलते हैं सुपर एलिवेशन, सुपर एलिवेशन। हालांकि सुपर एलिवेशन कैम्बर नहीं है, लेकिन सुपर एलिवेशन मिनिमम कैम्बर होगा। तो मैं सुपर एलिवेशन को रिलेट कर रहा हूं कैम्बर से। सुपर एलिवेशन का नाम कैंट है, इसलिए मैंने इसको कैंट बोल दिया है। कुछ स्पेशल कंडीशन पे हम लोग बात करेंगे बाद में। ऐसा कुछ है तो आपको समझना पड़ेगा और ये चीज समझ सकते हैं। क्रॉस का नाम इसलिए है कि क्रॉस सेक्शनल पे जो स्लोप आ रहा है, इसलिए इसका नाम है क्रॉस सेक्शन, क्रॉस स्लोप। क्रॉस के कॉरस्पॉन्डिंग, क्रॉस सेक्शनल के कॉरस्पॉन्डिंग जो फॉल हो रहा है, दैट इज कॉल्ड क्रॉस फॉल। कैम्बर का मतलब क्या है कि यही वाला जो स्लोपिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है कैम्बर, और कैंट भी इसी को हम लोग बोल रहे हैं। क्लियर है? इसका मतलब कि कैम्बर है क्या, हमने ये समझ लिया कि व्हाट इज कैम्बर, कैम्बर है क्या।
अब मसला यह है कि कैम्बर हमने प्रोवाइड क्यों किया, यह एक बड़ा कंडीशन है और इसका फंक्शन है। अभी यह चीज समझने के लिए हम लोग एक जनरल वे में बात करेंगे। मान लीजिए आपका घर का छत है और बारिश हो रहा है और पानी पूरा इकट्ठा हो गया। अगर घर पे हो आप और मम्मी पापा और देख रहे हो कि बारिश छूटे हुए 5 घंटे हो गए और जब छत पे गए मौसम का आनंद लेने के लिए तो पता चल रहा है पूरा पानी अभी घर के छत पे क्या है, इकट्ठा है। तो हम लोग क्या बोलते हैं कि यार मिस्त्री ये क्या बना के चला गया है, मिस्त्री ठग के चला गया है, ऐसा क्यों कर दिया है, पानी क्यों नहीं निकल रहा है। इसका मतलब कि जिधर हम लोगों ने नाली ड्रेनेज हमने डाला है, ड्रेनेज पाइप, उधर के तरफ स्लोपिंग होता तो पानी अपने आप ऑटोमेटिकली उस पाइप के थ्रू बाहर चला जाता। अब वो पानी छत पे रुकने का वजह मतलब क्या होगा कि वो एक लेयर से दूसरे लेयर पे परकोलेट होगा, परमिएबिलिटी में आएगा। तो जब एक लेयर से दूसरे लेयर छत से पानी नीचे आएगा तो आपका घर का जो रूम का जो रूफ होगा, रूफ वहां पे हो सकता है सीपेज जैसा कंडीशन हो जाए, मॉइस्चर कंडीशन हो जाए, जो कि बड़ा नुकसान करेगा। यहां पे तो इस कंडीशन से हम सोच रहे हैं कि छत पे बहुत देर ज्यादा पानी अटके ना। दूसरा, अगर पानी अटक गया है और कोई बच्चा गया और स्लिप कर गया तो ये भी एक कंडीशन हो सकता है कि अरे यार सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है। इसी तरीके से जहां पे भी हम लोग स्लोपिंग, बाथरूम में हम लोग आप देखते होंगे कि बाथरूम में नहाते हैं तो जब गांव लोकल मिस्त्री में यही फर्क होता है कि बाथरूम में जहां पे नाली है, ड्रेनेज है, वहां उसके तरफ स्लोपिंग ढंग से नहीं दिया है तो कोई कोने में एक टाइल का पोर्शन जो है थोड़ा गड्ढा कर दे तो उस टाइल के ऊपर पानी क्या होता है, इकट्ठा रहता है, जो कि स्लिपरी फैक्टर जनरेट कर देता है और आपका मेहनत बढ़ा देगा। तो हम चाहते हैं कि पानी किसी भी सरफेस पे ज्यादा देर तक होल्ड ना करे। अगर वो होल्ड करेगा तो एक लेयर से दूसरे लेयर नीचे की तरफ आने की कोशिश करेगा। यहां पे तो कंडीशन कुछ और था, ये तो स्ट्रक्चर के कंडीशन के कोरस्पॉन्डिंग बात कर रहे थे और इसमें बहुत सारे फैक्टर हम आरसीसी में बात किए हैं कि अगर पानी आएगा, आरसीसी स्ट्रक्चर है तो सरिया में जंग लगेगा, सरिया में जंग लगेगा तो कंक्रीट उसका बॉन्ड तोड़ेगा, छोड़ेगा और स्ट्रक्चर कमजोर कर देगा। ये तो थिंग्स यहां पे है। अब मसला यहां पे है कि अगर रोडवे हम लोगों ने इस तरीके से बनाया है, सॉरी कैरेज विड्थ या पेवमेंट या कैरेज वे, और यहां पे जनरली पानी पड़ना स्टार्ट हो गया है, रेनी सीजन में रेनिंग हो रहा है और पानी यहीं पे इकट्ठा हो जाएगा, तो जो इसके ऊपर व्हीकल्स चल रहे होंगे, यहां पे जो व्हीकल्स यहां पे चल जो रहे होंगे, इस तरह मैं ऐसी बना दिया, इस तरह इस डायरेक्शन में जो आगे जा रहे होंगे, उसके और इसके बीच में फ्रिक्शन का अमाउंट कम हो गया होगा, ब्रेकिंग एफिशिएंसी कम हो जाएगा। तो एक तो आपके गाड़ी और रोड के बीच में फ्रिक्शन कम हो गया है, तो फिर सेफ्टी यहां पे क्राइटेरिया आ चुका है। दिस इज द सेकेंडरी थिंग, दिस इज द सेकेंडरी थिंग। मेन थिंग क्या है कि अगर यहां पे है और पानी यहां पे रुक गया है तो रोड के जो सब सरफेस, सब बेस है, यहां पे ये क्या है, मिट्टी का सरफेस है, यहां क्या है, सॉइल का सरफेस है, सॉइल है। और जब ये पानी, ध्यान से देखिएगा, जब ये पानी एक लेयर से ज्यादा देर तक इकट्ठा होगा तो पानी कहीं जाएगा। सॉइल में मैं समझाया हूं कि ये पानी कहां जाएगा, इस सॉलिड के बीच में जो वॉइड्स है ना, उसके बीच में पानी जाएगा। जब सॉलिड के बीच में वॉइड्स जाए हैं, उस वॉइड्स में पानी भर गए हैं, तो इस मिट्टी और इस मिट्टी का जो बॉन्डिंग यहां पे बन रहा था, लोड ट्रांसफरिंग जो हो रहा था कांटेक्ट एरिया के थ्रू, वो क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा और पानी आएगा, इसको और फैलाना स्टार्ट करेगा, इस सॉइल का वॉल्यूम बढ़ाना स्टार्ट कर देगा, इसका डेंसिटी घटना स्टार्ट हो जाएगा। और जब डेंसिटी घटना स्टार्ट होगा तो वो सरफेस क्या होगा, कमजोर होना स्टार्ट कर देगा, सब बेस क्या होगा, कमजोर होना स्टार्ट होगा। मेन पर्पस हमारा यहां पे कैम्बर देने का यही पर्पस है। अब इसीलिए हम ये चाहते हैं
कि जो पानी यहां पे आए बारिश के लिए, और अगर हमने इसको थोड़ा सा इस तरीके से सेंटर पोजीशन पे एच हाइट पे हमने राइज कर दिया है, अब पानी जो यहां पे आएगा तो यहां से इजीली क्या होगा, ड्रेन ऑफ, क्योंकि पानी अपना रास्ता खुद ही ढूंढ लेगा जहां उसको नीचे दिखेगा, एनर्जी मिलेगा। अब ये एनर्जी कैसे मिलेगा, ये फ्लूइड मैकेनिक्स में हम लोग देखेंगे, ग्रेडियंट चेंज होगा तो इधर की तरफ पानी इजीली और जल्दी बाहर हो जाएगा। जब पानी बाहर हो जाएगा तो यहां पे टाइम इसके पास कम है, परमिएबल होने का, परकोलेट होने का टाइम कम मिला, तो ये जो बेस है इसके अंदर सब बेस अभी उतना ध्यान मत देना, बाद में हम लोग देखेंगे इस पे क्या है। मतलब इसके नीचे जो मिट्टी है, मिट्टी का कंडीशन जो सेचुरेशन कंडीशन या पार्शियल सेचुरेटेड कंडीशन में वाटर कंटेंट क्या होगा, कम होगा, तो ये स्ट्रक्चर, ये बेस जो सब बेस जो है ये क्या होगा, स्टेबल रहेगा, मतलब पेवमेंट खराब नहीं होगा। अगर यहां पे, अब ध्यान से देखिएगा, अगर यहां पे पानी होगा ये चिपचिपा सा होगा, अब जैसे यहां पे हैवी लोड आएगा यहां पे क्या होगा, स्ट्रेस डालेगा, यहां पे मिट्टी क्या होगा, धंस जाएगा, कॉम्पैक्ट हो जाएगा, कॉम्पैक्शन हो जाएगा, तो ये रोड यहां पे क्या होगा, खराब हो जाएगा। मतलब पर्पस समझ में आया टेक्निकली। अब मसला यह है, एक कंडीशन समझ में आया कि व्हाट इज कैम्बर, कैम्बर क्या है, इसका दूसरा नाम क्या है, समझ में आया। कैम्बर हमने क्यों दिया, नहीं देंगे तो क्या होगा, ये कंडीशन हो गया कि पानी इकट्ठा होगा, पानी नीचे जाएगा, सब बेस को क्या करेगा, खराब करना स्टार्ट करेगा, हैवी लोडेड व्हीकल आएगा, कॉम्पैक्ट हो सकता है जनरली। इसीलिए आप देखते होंगे लोकल टाउन में जो रोड बने हुए हैं वो बरसात में क्या होता है, खराब हो जाता है। कॉम्पैक्शन में मैंने समझाया था ना कि हर देश का हर एक बंदा एक सिविल इंजीनियर है, कुछ कम है कुछ ज्यादा है सभी लोग। जैसे आप देखते हो ना, जो कोई सिविल इंजीनियर नहीं है, लेबर बंदा भी है, उसको कुछ नहीं पता क्या है, वो भी बोलता है कि अरे यार ये तो ऐसा रोड बना दिया है ठेकेदार कि एक भी बरसात इसको क्या करेगा, झेल नहीं पाएगा। मतलब क्या है कि बरसात का मतलब ज्यादा पानी होगा, ढंग से बनाए नहीं हो और इसको ढंग से दबाए नहीं हो, कॉम्पैक्शन नहीं किए हो, तो वोइड्स ज्यादा है, तो पानी इजीली परकोलेट करेंगे वोइड्स में, पानी इजीली वोइड्स में, यहां पे अनस्टेबिलिटी आ जाएगा और लोड पड़ेगा तो दब जाएगा, टूट जाएगा। तो ये कंडीशन है। इस पे हम लोग 1 घंटे चर्चा किए हैं कॉम्पैक्शन में बहुत जबरदस्त तरीके से। अभी हम लोग बस उस पे कैम्बर ऊपर के बारे में हम लोग बात करेंगे, मिट्टी के बारे में बात करना स्टार्ट करेंगे तो लगातार बहुत देर तक बात कर सकते हैं हम लोग, कॉम्पैक्शन, कंसोलिडेशन, फिर बहुत सारे फैक्टर आ जाएगा इसके लिए। इसलिए हम लोग रोड को बहुत अच्छे तरीके से कॉम्पैक्शन करते हैं, कॉम्पैक्ट करते हैं। पर्पस यही है कि हाई डेंसिटी, हाई ड्राई डेंसिटी मिले, वोइड्स कम हो, ये है। बाकी हम लोग गामा डी, ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट, ये सब बात हम लोग किए। मसला ये है, एक तो पर्पस समझ में आ गया कि पानी ड्रेनेज, अब इजीली पानी बाहर हो गया। अब कंडीशन ये आ रहा है कि अगर मैं, अब देखो, अब कोई लोग कह रहा कि सर आपने सीधा ऐसे क्यों डाल दिया, आपको अगर राइज करना भी था तो राइज आपने ऐसा क्यों नहीं किया, ऐसा आपने क्यों नहीं किया, ऐसा आपने क्यों नहीं किया। मैं कह रहा हूं बेटा, अगर ये करना चाहते हो तो ये कर लो, और ये करना चाहते हो तो ये कर लो, जो मर्जी है। आप अभी फिलहाल, अगर अभी आप नादान हो तो आप अभी कुछ भी कर सकते हो। दूसरा बच्चा जो समझदार है वो कहेगा कि आप सर ऐसा क्यों नहीं कर लेते हो कि ये कुछ देर स्ट्रेट कर लेते हैं, फिर कुछ देर पैराबोला, फिर स्ट्रेट कर लेते हैं, ऐसा क्यों नहीं कर लेते हो, और ये सेंट्रल राइज जो है सेंटर पे, दैट इज एच। मैं कहूंगा कि आप ये भी कर सकते हो, आप ये भी कर सकते हो, आप ये भी कर सकते हो, तो नेक्स्ट बंदा बोलेगा कि फिर ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, तो कुछ तो अंतर होगा ना सर। मतलब 3 टाइप का कैम्बर हमने बना दिया यहां पे। इस यहां पे क्या स्ट्रेट लाइन है तो इसको बोलते हैं स्ट्रेट लाइन कैम्बर। क्या बोलते हैं? स्ट्रेट लाइन कैम्बर। बड़े ध्यान से देखिएगा,
इसको बोलते हैं पैराबोलिक कैम्बर, पैराबोलिक और इलिप्टिकल कैम्बर, ELLIPTICAL, इलिप्टिकल कैम्बर। इसको बोलते हैं मिसलेनियस, कॉम्बिनेशन या कंबाइंड कैम्बर, कॉम्बिनेशन। अब कॉम्बिनेशन में क्या क्या होगा, स्ट्रेट हो सकता है प्लस पैराबोला हो सकता है, या इलिप्टिकल, दोनों का कॉम्बिनेशन है, यह है कंडीशन। मतलब समझ में आया? अगर ये 3 पॉइंट समझ में आ गया तो काफी कुछ क्लियर हो गया। अब हम लोग फिर इसका मेरिट क्या है, डिमेरिट क्या है, इसका मेरिट क्या है, इसका डिमेरिट क्या है, इसका मेरिट क्या है, हमने ये बनाया ही क्यों, ये हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे कि क्या हो रहा है। फिलहाल अगर मैं बोलूं तो मैं ये कह सकता हूं कि कैम्बर हमने इसीलिए दिया है, और कैम्बर वो है कि बीच के सेंटर पोजीशन पे सेंट्रल राइज पोजीशन हमने जनरेट किया है, जो कि रोड सरफेस के ट्रांसवर्स डायरेक्शन में पानी को ड्रेन ऑफ करने के लिए हमने प्रोवाइड किया है। अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, ये सब मैं लिखूंगा। ऑब्जेक्टिव क्या है कि सरफेस का प्रोटेक्शन हो जाए, स्पेशली जब ये वाला पेवमेंट बिटुमिन का बना हुआ है और ग्रेबल का बना हुआ है। तब अगर ये रोड कंक्रीट का बना हुआ है तो बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि कंक्रीट के थ्रू पानी फ्लो करना थोड़ा सा क्या होता है, ये स्लो प्रोसेस होता है, मतलब वहां पे डिफिकल्ट होता है। दूसरा मैं ये कह सकता हूं कि सब ग्रेड या सब ग्रेड को हम लोग प्रॉपर ड्रेनेज से बचाने के लिए हम लोग प्रॉपर ड्रेनेज को हम लोग प्रोवाइड करने के लिए हमने ये किया है, प्रोटेक्शन दिया है। इसका प्रोटेक्शन के लिए हमने ड्रेनेज को प्रोवाइड कर दिया। तीसरा क्या है कि पानी तेजी से निकल जाए, ताकि जो मूविंग व्हीकल हैं ये उसको फ्रिक्शनल लॉसेस ना हो जाए, ब्रेक इफिशिएंसी डिक्रीज ना हो जाए। जैसे बारिश उरिश पड़ता है, आप जा रहे हो गाड़ी से, तो जो बड़े वाला बंदे होंगे, चाहे पापा होंगे चाहे बड़े भाई, बोले भाई ठीक से चलाना, थोड़ा बारिश पड़ रहा है, ब्रेक कम लगेगा। उसका पीछे लॉजिक यही है। ये तीनों चीज को हम लोग लिखते हैं कि व्हाट इज कैम्बर, डेफिनेशन लिखेंगे, फिर हम लोग इसका ऑब्जेक्टिव लिखेंगे कि हमने क्यों दिया है, फिर हम लोग देखते हैं कि क्या है। क्लियर? ये तो अब मैं सबको डिलीट इरेज करता हूं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो पहला तो हम लोग देखेंगे डेफिनेशन क्या है इसका। डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन क्या है? सिंपल सी बात है कि मैंने क्या बोला कि एक क्रॉस स्लोप हमने प्रोवाइड किया है टू रेज मिडल कर्व, बस ठीक है। तो हमने क्या किया है, डेफिनेशन क्या है, इसको डेफिनेशन में लिखें या फंक्शन में लिख दें? चलो डेफिनेशन और फंक्शन अलग अलग हम लोग लिख देते हैं। चलिए, फंक्शन और डेफिनेशन अलग अलग हम लोग लिख लेते हैं। तो डेफिनेशन के लिए हम लोग बड़े ध्यान से देखेंगे कि क्या लिख रहे हैं। ध्यान से देखिएगा, क्रॉस स्लोप, अरे यार चिपक जा रहा, क्रॉस स्लोप provided to raise middle of the road surface, in the
लेटरल बोल दें, ट्रांसवर्स बोल दें, इन द ट्रांसवर्स डायरेक्शन टू ड्रेन ऑफ to drain of rainwater from top surface, from top road surface, अब इसका फंक्शन क्या है? देखो फंक्शन, डेफिनेशन से ही एक फंक्शन आपको दिख रहा है कि फंक्शन क्या है। बात समझ में आया कि फंक्शन क्या है? ये आपको पहले ही समझ में आ गया कि क्या है। अब बड़े ध्यान से देखिएगा फंक्शन क्या है। फंक्शन क्या है आपको ये समझ में आ गया होगा। अभी जो फिगर मैंने बताया वो आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा कि क्या है। मैं फिर से लिखता हूं, टू ड्रेन ऑफ फंक्शन क्या है? टू ड्रेन ऑफ रेन वाटर फ्रॉम द रोड सरफेस, टू ड्रेन ऑफ रेन वाटर फ्रॉम रोड सरफेस। एक तो ये फंक्शन हो गया। दूसरा फंक्शन क्या है दोस्त? कि पानी इजीली पेनिट्रेट उसके अंदर न करे, पानी इजीली परमिएबल ना हो जाए, ताकि सब ग्रेड सॉइल जो हो वो खराब ना हो। अगर वो खराब हो जाएगा तो मिट्टी वहां पे क्या हो सकता है? कॉम्पैक्ट कर सकता है। तो इसका मतलब क्या है? प्रिवेंशन ऑफ, PREVEN, प्रिवेंशन ऑफ एंट्री किसका? प्रिवेंशन ऑफ एंट्री किसका? सब वाटर या सरफेस, प्रिवेंशन ऑफ एंट्री ऑफ सरफेस वाटर, मैं आपको देखने, सरफेस वाटर इनटू सब ग्रेड सॉइल, सब ग्रेड सॉइल। कहां से? थ्रू पेवमेंट, ये मैं लिख रहा हूं बस आपको समझाने के लिए, लिखने के लिए, नोट्स बनाने के लिए। ये मेरे नोट्स में नहीं लिखा हूं मैं जानबूझ करके, ताकि सभी लोग लेक्चर देख करके ही समझ में आए। ठीक है, अब दूसरा क्या है? अभी मैंने समझाया, एक तो पानी घुस जाएगा, अंदर की तरफ चला जाएगा तो कहानी खराब कर देगा मिट्टी को। मैं पहले समझाया, सिविल इंजीनियर का सबसे बड़ा दुश्मन पानी खराब हो गया एक तो। दूसरा क्या होगा? अगर पानी रोड पे जमा रह गया तो ब्रेकिंग एफिशिएंसी को क्या करेगा? कम कर देगा। तो स्किड रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा? घट जाएगा कि बढ़ जाएगा? अब यहां पे हम लोग बात करेंगे ध्यान से। टू मेक द सरफेस, बड़े बड़े ध्यान से देखिएगा। पर्पस क्या है? कि सॉइल जो हो ऊपर वाला, सरफेस जो हो ऊपर वाला, वो इजीली क्या कर जाए? ड्राई कर जाए। ठीक है, टू मेक द सरफेस ड्राई सून आफ्टर द रेन, so that skid resistance does not reduce। बड़े ध्यान से देखिएगा, स्किड रेसिस्टेंस यहां पे भी मैं लिख रहा हूं, स्किड रेसिस्टेंस, ताकि एक लाइन बना पाऊं। वहां पे भी लिख लीजिए, यहां पे भी लिख लीजिए, या इसको हटा दीजिए। स्किड रेसिस्टेंस डज नॉट, मतलब गाड़ी अगर, इसलिए आप देखते होगे बरसात और साथ में तेजी से गाड़ी चलाओगे, ब्रेक कम लगेगा तो स्किड कर जाओगा। और स्किड का मतलब आपको समझा ही चुका हूं क्या? कि लेटरल या लॉन्गिट्यूडनल डिस्टेंस जो हो वो ज्यादा कवर कर चुका है सरकमफेरेंशियल डिस्टेंस के रेस्पेक्ट में।
सर्कमफेरेंशियल डिस्टेंस 2 पाई आर या पाई इंटू डी, और लॉन्गिट्यूडनल डिस्टेंस अगर 2 पाई आर के जगह 3 पाई आर या 2.5 पाई आर या 4 पाई आर हो गया है, तो हम लोग कहते हैं कि गाड़ी स्किड कर गया, गाड़ी ने स्किड कर दिया। क्लियर है? तो मैं डेफिनेशन और फंक्शन ये तो समझ में आ गया। अब इसका रिप्रेजेंटेशन क्या कैसे करते हैं इसको हम लोग थोड़ा सा समझ जाते हैं। तो इसको हम लोग बोल रहे हैं डेजिग्नेशन, इसका समझते हैं, या रिप्रेजेंटेशन लिख देता हूं, छोड़िए डेजिग्नेशन भारी भरकम सा वर्ड लग रहा है, तो आप उसको रिप्रेजेंटेशन इसको कैसे करते हैं ये हम लोग समझते हैं। मान लीजिए अभी हमने बताया मैं आपको बड़ा सा फिगर बनाऊंगा, लेकिन इतना एक्चुअल में प्रोवाइड करते नहीं है, ठीक है। ये है रोड सरफेस, और यहां से ये क्या हुआ है, ऊंचा किया गया है सेंट्रल राइज कैम्बर को, ठीक है। ये क्या है, ध्यान से देखिएगा, ये क्या है, सेंट्रल राइज को हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं एच से। ये क्या है, टोटल, बड़े ध्यान से देखिएगा, अभी इस पे ज्यादा कैलकुलेटिव नहीं जाना है, बस समझना है। ये है विड्थ, W इज द विड्थ ऑफ कैरेज बे। अब ये वाला हमें स्लोप दिखाना है, बड़े ध्यान से देखिएगा। तो स्लोप दिखाने के लिए हम लोग यहां से रिप्रेजेंटेशन डालते हैं कि ये 1 होगा तो ये n होगा, या कैपिटल N से कहीं दिख जाए तो कोई दिक्कत नहीं, स्मॉल n से दिख जाए तो कोई दिक्कत नहीं। मैं ये कहना चाह रहा हूं 1 वर्टिकल और n क्या होगा, हॉरिजेंटल। मतलब 1, इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, 1 वर्टिकल इज टू n हॉरिजेंटल, n हॉरिजेंटल, या इसी को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं 1 अपॉन n। क्या रिप्रेजेंट करते हैं, 1 अपॉन n, ठीक है। या इसी को रिप्रेजेंट करते हैं 1 इन n, 1 इन n, या इसी को रिप्रेजेंट करते हैं परसेंटेज में, और इसी को रिप्रेजेंट करते हैं परसेंटेज में। एग्जाम्पल के लिए मैंने लिख दिया, एग्जाम्पल के लिए 2% मैंने लिख दिया, तो 2% का मतलब क्या, 2/100, इसका मतलब 1 और नीचे 50, इसका मतलब 1 इन 50। देखो ध्यान से, 1 इन 50, 50 इज द 1 इन n, n इज द 50, तो n इज इक्वल्स टू 50। मतलब एक, अगर मान लीजिए मीटर की बात कर रहा हूं, 1 मीटर अगर राइज हो रहा है तो हॉरिजेंटली ये 50 मीटर का होगा, तो ये 1 मीटर राइज करेगा। अगर ये 1 सेंटीमीटर राइज कर रहा है तो ये 50 सेंटीमीटर रहा होगा, तब ये 1 सेंटीमीटर राइज किया होगा। अगर ये 10 सेंटीमीटर राइज कर रहा है तो ये 1000, 50 गुना इसके 10 गुने 50 कितना होगा, 500, 500 सेंटीमीटर ये चौड़ा रहा होगा। अब ये वाला पे कैलकुलेशन हम लोग करेंगे कि क्या है। इसी रोड, देखो हमेशा रिप्रेजेंटेशन ऐसे ही होगा, इसको समझना। अगर कोई इसी को कर्व बना दे तो हमें कोई दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि स्लोप जो है ना अभी भी क्या है, वही है। स्लोप क्या है, जो वही है, ये इस तरीके से। तो अगर ये पैराबोलिक भी बना देता है तब भी हम लोग इसको यही रिप्रेजेंट करेंगे, 1v/n/h, या 1 इन n, या 1 अपॉन n, या परसेंटेज में हम लोग इसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो हमेशा रिप्रेजेंटेशन इसको क्या करेंगे, यही करना स्टार्ट करेंगे। क्लियर है? अब इसका फैक्टर क्या क्या है हम लोग पहले ये बात कर लेते हैं कि ये 2 चीजों के ऊपर फैक्टर्स अफेक्ट करेगा। तो मैं ये चीज समझ में आ गया होगा, आई होप सो। तो फैक्टर पे हम लोग इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये बात समझ में आ गया होगा। अब हम लोग इसको फैक्टर से समझते हैं। अभी इस पे बहुत सारे बात करने वाले हैं, अभी हम लोग अभी और चीजें को समझेंगे। फैक्टर्स क्या है, फैक्टर क्या क्या है जो इसके ऊपर अफेक्ट करेगा। फैक्टर्स
जिसके ऊपर अफेक्ट करेगा कौन? कैम्बर। तो फैक्टर क्या है कि टाइप ऑफ पेवमेंट कैसा है, टाइप ऑफ पेवमेंट। अब टाइप ऑफ पेवमेंट किसके कोरस्पॉन्डिंग डिक्लेयर होता है कि सरफेस कैसा है, बिटुमेन है या कंक्रीट है या ग्रेवल है। पेवमेंट तो ये सरफेस हो गया। अब ये सरफेस किसके क्या बना हुआ है? काली पट्टी है जिसको बिटुमेन बोलते हैं, ग्रेवल है तो ग्रेवल पेवमेंट बोलते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं? पेवमेंट सरफेस। क्या दूसरा क्या है कि पानी कितना पड़ रहा है। अब चेरापूंजी में बहुत जोर से बारिश होगी, वहां पे रोड का कंडीशन कुछ और होगा। बिहार में पानी थोड़ा सा कम है, नॉर्मल है, वहां पे रोड का कंडीशन कुछ और होगा। हिली एरिया में वहां पे कंडीशन कुछ और होगा। तो इसका मतलब अमाउंट ऑफ रेनफॉल, अमाउंट ऑफ रेनफॉल मतलब रेनफॉल के ऊपर डिपेंड करेगा कि कितना ज्यादा पानी है पड़ने वाला है, और पेवमेंट सरफेस के ऊपर डिपेंड करेगा कि पानी कैम्बर कितना हमें प्रोवाइड करना है। ये तो ऊपर ऊपर का चीज हुआ कि कैम्बर क्या है, उसका डेफिनेशन क्या है। तो सेंट्रल राइज मतलब पेवमेंट का जो विड्थ है, कैरेज विड्थ का सेंटर पे राइज कर दिया गया है और क्रॉस स्लोप प्रोवाइड किया गया है, क्रॉस सेक्शनल में स्लोप प्रोवाइड किया गया है, इसलिए इसका नाम है क्रॉस स्लोप। फॉलन है इसलिए क्रॉस फॉल बोल रहे हैं। सेंटर के बेस रेस्पेक्ट में हम लोग बात कर रहे हैं। ये सब बातें हम लोग समझ चुके हैं। फंक्शन क्या है इसका, क्यों प्रोवाइड कर रहे हैं, आपको यह भी समझ में आ गया। डेफिनेशन क्या है समझ में आ गया। रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे वो समझ में आ गया। कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करेंगे ये भी आपको समझ में आ गया। अब हम लोगों को क्या चलना है आगे, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है गेट पॉइंट ऑफ व्यू से, और जहां से आपको सब्जेक्टिव नहीं ऑब्जेक्टिव न्यूमेरिकल बेस्ड पे जहां से क्वेश्चन आते हैं वहां पे हम लोग चलने वाले हैं। और उसका भी मेरिट और डिमेरिट पहले समझेंगे, कैलकुलेशन हम लोग बाद में बात करेंगे, या देखेंगे एक तरफ कैलकुलेशन एक तरफ मेरिट डिमेरिट कर लेंगे, कोई नहीं दिक्कत है। ये है तो अभी फिलहाल हम लोगों ने कैम्बर के बारे में, मैं फिर से रिपीट कर देता हूं कि कैम्बर क्या है, जानना स्टार्ट कर दिए हैं, पहचानना स्टार्ट कर दिए हैं, और वो करता क्या है, क्यों प्रोवाइड हम लोग करते हैं, इसके बारे में भी हम लोगों ने देखा है। कैम्बर का मेन फंक्शन क्या है, रेसिस्टेंस, फ्रिक्शनल रेसिस्टेंस के ऊपर क्या फर्क करता है, यह भी हम लोगों ने देखा है। उसके बाद ये किन किन फैक्टर्स के ऊपर अफेक्ट कर रहा है, ये चीजें भी हम लोगों ने देखा है। अभी तो दोस्त शुरुआत भी नहीं हुआ है कैम्बर। आज कैम्बर का हम लोग मास्टर बनने वाले हैं। फिर इंडिया का कोई भी एग्जाम हो, कैसा भी क्वेश्चन कोई पूछे कैम्बर से, चुटकी बजाते ही चूरन बना देना उसको। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। चाहे क्वेश्चन गेट का हो, चाहे ईएस का हो, चाहे सिविल सर्विसेज का एग्जामिनेशन हो, मेरा इतना सब डिटेल बताने का पर्पस यही है कि ईएस और सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन का बहुत ज्यादा अंतर आपको फील नहीं होना चाहिए। यही है। आज हम लोग न्यूमेरिकल भी करेंगे।
अब मेन जो चीजें हैं जहां पे कंसेप्चुअल थिंग्स को हम लोग को डिस्कस करना है, दैट इज नोन एज टाइप्स ऑफ कैम्बर। हमने ये भी बताया कि टाइप क्या क्या होंगे, हमने उसको समझाने के बेस पे मैंने बताया है। लेकिन अब मुझे क्या बताना है, टाइप्स ऑफ कैम्बर का पूरा फंक्शन, इक्वेशन कि क्या कैसे डिपेंड कर रहा होगा। तो सबसे पहले हम लोग बिना देर किए स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ कैम्बर। टाइप्स ऑफ कैम्बर, सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा देख चुके हैं, तो हम लोग ज्यादा डिले नहीं करेंगे। स्ट्रेट लाइन कैम्बर, स्ट्रेट लाइन कैम्बर, ठीक है। नाम से पता चल रहा है कि स्ट्रेट लाइन कैम्बर। अब कैम्बर कैसे होते हैं, क्या होते हैं, अब आपको इसमें तो कोई टेंशन होगा नहीं, और कैसा दिखता है ये बंदा, ये भी आपको पहचानने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अभी मैं ये आपको जस्ट दिखा रहा हूं ऐसे। दिस इज द विड्थ ऑफ पेवमेंट या विड्थ ऑफ कैरेजवे, दैट इज नोन एज डब्ल्यू। डेफिनेशन में क्या है, सेंट्रल राइज। तो सेंट्रल राइज यहां पे ये है सेंट्रल राइज। सेंट्रल का मतलब ये वाला जो डिस्टेंस होगा वो W/2 होना चाहिए। सेंट्रल का मतलब क्या है, मिडिल, मध्य में, सेंटर पोजीशन पे। ये y एक्सिस पे है तो हम लोग इसको y लिख देते हैं, या इसको कहीं कहीं पे सेंट्रल राइज h भी लिख देते हैं। हम लोग अभी इक्वेशन के फॉर्म में लिखना चाह रहे हैं, इसलिए हम लोग y लिख दें या h लिख दें, आपकी मर्जी है। w को मैं x लिख दूं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। एक जनरल इक्वेशन की बात कर रहा हूं। चलिए फिलहाल हम लोग w = x लिख देते हैं, कोई दिक्कत है क्या, नहीं। मसला ये है, अब जब ये वाले पोर्शन के कॉरस्पॉन्डिंग नोमेनक्लेचर दिया गया है, दिस इज द स्ट्रेट लाइन, दिस इज द स्ट्रेट लाइन। समझ में आ गया। अब मेन चीज क्या है समझिएगा, कि हम लोग को इतना जरूरत क्यों पड़ा कि स्ट्रेट लाइन कैम्बर हम लोग पढ़ रहे हैं, पैराबोलिक कैम्बर पढ़ रहे हैं, फिर बाद में एक कॉम्बिनेशन कैम्बर भी पढ़े, कंबाइंड कैम्बर पढ़े, जिसमें स्ट्रेट लाइन और पैराबोलिक का दोनों का कॉम्बिनेशन था। अब बात क्या है, पहले मैं आपको समझाता हूं, फिर मैं इसमें इसका वैलिडेशन में बताऊंगा कि एप्लीकेबल किसके लिए है, ये किसके लिए ज्यादा एप्लीकेबल है, और फिर इसका मैं मेरिट भी लिखूंगा, किसका मेरिट क्या है, और नीचे में मैं इसका डिमेरिट भी लिखूंगा, इनका क्या है। इस वाले टॉपिक को मैं इस तरीके से पढ़ा रहा हूं कि आपको सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में या ईएससी के एग्जामिनेशन में, ईएससी में आपको कई बार कैम्बर को 8 से 10 नंबर का लिखने के लिए भी आ सकता है। तो मैं उस पर्पस को दिमाग में रखते हुए मैं इसका सॉल्यूशन दे रहा हूं और इसको समझा रहा हूं, इसको पढ़ा रहा हूं, कवर कर रहा हूं। लिखना भी है हम लोग को, ये भी तैयार करना है ना, सब्जेक्टिवली ऑब्जेक्टिवली दोनों, कंसेप्ट थ्रू कन्वेंशनल वाला भी तो है। एप्लीकेबल किसके लिए है, वैलिडेशन किसके लिए है, मसला ये है। अब एक चीज आपको तो समझ में आ रहा होगा कि अगर मैंने 2 लेन सिस्टम रखा, तो एक लेन ये और एक लेन ये, जिसको अगर मैं इस तरीके से दिखाने की कोशिश करता हूं तो ऐसे मैं दिखा सकता हूं, और ये सेंटर लाइन है, सेंटर पोजीशन है, यहां पे कैम्बर इस तरीके से हम लोग इसको देख पा रहे हैं। मैं तिरछा इसलिए दिखाता हूं, थोड़ा सा 3 डायमेंशनल दिखने में अच्छा लग जाए। ये सेंट्रल राइज। अब जो व्हीकल, अब समझना आराम से पहले, कि जो व्हीकल यहां पे इस डायरेक्शन में चल रही होगी, ये वाला,
और कोई पीछे से यहां से आ रहा है, समझते चलना आराम से, जल्दीबाजी नहीं है। ये बंदा धीरे धीरे आराम से गाड़ी चला रहा है, फोन करते हुए चला रहा है, गर्लफ्रेंड से बात कर रहा, आराम से मस्ती में चल रहा, रोड खाली है। पीछे से कोई तेजी से बंदा चल रहा है। अब इस गाड़ी को, इसको क्या करना है, ओवरटेक करना है। इस गाड़ी को क्या करना है, मुझे ओवरटेक करना है। अब बात को समझिएगा, ये एक लेन, वन लेन पेवमेंट है, तो इसी पे लेन पे तो ये गाड़ी ट्रेवल नहीं करेगी, क्योंकि इसका विड्थ 2.44 मैक्सिमम हम सोच करके चल रहे हैं, और ये वाला 3.5 के हिसाब से डिजाइन किया गया होगा। अब इसको क्रॉस करना है, तो यहां से ये क्या करेगा, ओवरटेक करेगा। जैसे ही ओवरटेक करेगा तो यहां पे बिल्कुल एज पॉइंट पे, बिल्कुल सेंटर पॉइंट पे, सेंट्रल राइज पॉइंट पे एरिया बहुत कम मिल रहा है, तीखा मिल रहा है। गाड़ी इधर से आएगा, फिर इधर से इधर जाएगा, तो उसको अनकंफर्टेबल महसूस होगा। और ये इतना शार्प एज्ड है, क्राउन भी इसको बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, क्राउन, जैसे जैसे क्राउन। अब ये गाड़ी तीखा है, सॉरी ये गाड़ी तीखा नहीं है, ये कॉर्नर जो है, ये क्राउन जो है शार्प है। अब गाड़ी इधर से इधर जा रही है, तो ये टायर क्या होगा, इस पे खट टकराएगा, फिर इधर जाएगा, फिर यहां पे भी सेंट्रल राइज है, तो इसको फिर से इधर जाने में टकराएगा। मतलब क्या होगा, अनकंफर्टेबिलिटी यहां पे आएगा। कौन से गाड़ी को, जो गाड़ी लेन चेंज करके ओवरटेक करना चाह रहा है, उसको ऐसा महसूस होगा। इस वाले बंदे को बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, आराम से चल सकता है। अब वर्ड ध्यान देना, आराम से। इसका मतलब जो स्लो मूविंग व्हीकल है उसका तो कोई दिक्कत नहीं है। जो फास्ट मूविंग व्हीकल है और ओवरटेक करना चाह रहा है, तो उसको सेंट्रल पोजीशन पे क्या होगा, दिक्कत होगा, क्योंकि ये एज्ड लाइक स्ट्रक्चर बन जा रहा है। अगर इसको समझना, अगर इसको सोम से रिलेट करोगे तो समझना कि इसके टायर का जो प्रेशर है और यहां पे एरिया, शार्प एज पे एरिया बहुत कम है, तो इस प्रेशर को रेसिस्ट करने के लिए एरिया कम होगा, तो इसके ऊपर स्ट्रेस जनरेट ज्यादा होगा। तो हो सकता है कि ये वाला स्ट्रक्चर टूटना स्टार्ट कर जाए, क्राउन टूटना स्टार्ट कर सकता है। क्या करना स्टार्ट कर सकता है, टूटना स्टार्ट कर सकता है। अब मसला यह है कि अगर मैं इस वाले क्राउन को सॉफ्ट बना दूं, बिटुमिनस पेवमेंट का बना दूं, तब तो इजीली आएगा जाएगा। इसका मतलब यहां पे इरोजन होना स्टार्ट होगा, यहां पे एब्रेशन होना स्टार्ट होगा, और ये क्राउन पोजीशन जल्दी क्या होगा, मिट्टी ढहना स्टार्ट होगा। मतलब फ्लेक्सिबल पेवमेंट अगर मैं डाल रहा हूं, बिटुमिनस का डिजाइन कर रहा हूं रोड, और क्राउन प्रोवाइड कर रहा हूं, तब तो दिक्कत है। इसका मतलब जब क्राउन प्रोवाइड किया हूं, मैं इस तरीके से स्ट्रक्चर प्रोवाइड किया हूं, तो मुझे ये वाले स्ट्रक्चर क्या होने चाहिए, हार्ड होने चाहिए। ये वाले पूरे क्या होने चाहिए, हार्ड होने चाहिए। क्योंकि यहां पे जैसे ही टायर से इधर आ रहा है तो खट, फिर इधर से कर रहा है खट, मतलब अनकंफर्टेबिलिटी आ रहा है, और इसके ऊपर स्ट्रेस जनरेट ज्यादा हो रहा है। इस वजह से इसके टूटने के चांसेस क्या है, बहुत ज्यादा है। तो मेरिट आपको समझ में आया कि जो स्लो मूविंग व्हीकल है उसके लिए तो कोई ज्यादा दिक्कत की बात नहीं है, बट जो फास्ट मूविंग व्हीकल है उसको यहां पे प्रॉब्लम है, जो कि अनकंफर्टेबिलिटी को क्या कर रहा है, बढ़ा दे रहा है। फास्ट मूविंग व्हीकल को डिस्कंफर्ट प्रोवाइड कर रहा है, और जो ओवरटेकिंग करना चाह रहा है उसको लेकर के। अब सेंटर लाइन पे शार्प पॉइंट है, इस वजह से यहां पे जर्क भी महसूस होगा, जर्क खट खट होगा, जर्क महसूस होगा। गाड़ी इधर से इधर जाएगा, खट टायर खट, और ये एज जो है ये धीरे धीरे क्या होगा, टूटना स्टार्ट
हो जाएगा। तो रोड के पॉइंट ऑफ व्यू से, पेवमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये वाला चीजें सही नहीं है। और हाईवे में हम लोग ये चीजें प्रोवाइड जनरली कम करते हैं, क्योंकि वहां पे फास्ट मूविंग व्हीकल ज्यादा हैं। हाईवे में 80 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से डिजाइन हो रहा है और ये बहुत फास्ट व्हीकल हैं, उसके लिए ये चीजें सही नहीं है। दूसरा चीज आपको समझ में आना चाहिए कि इसके लिए यहां पे पोर्शन क्या होना चाहिए, हार्ड होना चाहिए। तो एप्लीकेबल या किसके लिए वैलिडेशन है, जो कि आरसीसी पेवमेंट के लिए यूजफुल है, या इसको बोलूं रिजिड पेवमेंट में ऐसा आप प्रोवाइड कर सकते हो। और रिजिड पेवमेंट कौन सा है, जो आरसीसी से और सीमेंट कंक्रीट से रोड जो बना हुआ है उसके लिए ये क्या है, एप्लीकेबल है। तो ये एप्लीकेबिलिटी आपको समझ में आया कि स्ट्रेट लाइन कैम्बर किसके लिए है, एप्लीकेबल किसके लिए है, रिजिड पेवमेंट के लिए, रिजिड पेवमेंट के लिए है। और रिजिड पेवमेंट का मतलब आरसीसी और सीमेंट कंक्रीट पेवमेंट के लिए ये क्या है, जरूरी है। यहां पे ही आप प्रोवाइड कर सकते हो, जिससे ये जल्दी टूटेगा नहीं, स्ट्रॉन्ग ज्यादा होगा। ठीक है, ये मसला है। अब इसमें हम लोग मेरिट में लिखना स्टार्ट करते हैं कि मेरिट क्या है। यहां पे हम लोग क्या किए, यूनिफॉर्म क्रॉस स्लोप, यूनिफॉर्म क्रॉस स्लोप ऑन आइदर साइड, दोनों साइड हमने क्या किया है, यूनिफॉर्म क्रॉस स्लोप प्रोवाइड किए हैं। तो सबसे पहले ये लिखते हैं, यूनिफॉर्म क्रॉस स्लोप आइदर EITH या आइदर साइड ऑफ सेंटर, सेंटर के दोनों तरफ। ये तो इसका ये है मेरिट है कि ये क्या है, यूनिफॉर्म है, यहां पे रहे या यहां पे रहे, बात कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्लियर है। अब दूसरा क्या है इसका मेरिट, कि स्लो मूविंग के लिए क्या है, कंफर्टेबल है। तो कंफर्टेबल फॉर स्लो मूविंग व्हीकल्स। ठीक है, स्लो मूविंग व्हीकल। अब दूसरा क्या है, बड़े ध्यान से देखना, इसको मैं इधर लिख देता हूं। अब डिमेरिट में क्या है ये हम लोग को समझना है। अब जो यहां पे लिखा हूं मैंने जो मेरिट, कि कंफर्टेबल फॉर स्लो मूविंग व्हीकल, लेकिन डिसकंफर्टेबल फॉर फास्ट मूविंग व्हीकल, ये था। तो पहला डिमेरिट क्या है, डिसकंफर्टेबल फॉर फास्ट मूविंग व्हीकल। बात समझ में आया, ये क्या है, डिसकंफर्टेबल है। क्यों, कब, which have tendency to overtake, किसको ओवरटेक करेगा, स्लो मूविंग व्हीकल को। बात समझ में आया, जो फास्ट मूविंग व्हीकल था स्लो मूविंग व्हीकल को ओवरटेक करेगा। किसको क्रॉस कर रहा है, सेंट्रल पोजीशन को क्या कर रहा है, क्रॉस कर रहा है। मूविंग व्हीकल बाई क्रॉसिंग, क्राउन लिख दो या सेंटर लाइन लिख दो, क्राउन क्रॉसिंग सेंटर लाइन। बात समझ में आया, ये गाड़ी स्लो आराम से चल रही है, फास्ट मूविंग व्हीकल को ओवरटेक करना पड़ेगा, क्रॉस किसको करना पड़ेगा, इस वाले पोजीशन को क्रॉस करके जाना पड़ेगा। जब क्रॉस करके जा रहा होगा तो
यहां पे सेंटर लाइन विच इज शार्प लाइन। शार्प लाइन मतलब एजिंग लाइक स्ट्रक्चर है, एज है एक तरीके से। शार्प लाइन का मतलब क्या है? एज है, या शार्प लाइन या शार्प पॉइंट बोल दो, ठीक है, एक ही है। इसके वजह से क्या होगा कि उसको जर्क महसूस होगा। रिजल्टिंग क्या होगा? रिजल्टिंग जर्क। जर्क का मतलब जैसे रोड पे चल रहे हो, जर्क महसूस होना, डिस्कंफर्टेबिलिटी का एक बहुत बढ़िया नमूना एग्जांपल है कि जर्क महसूस हो रहा है। आगे चल रहा है, खट 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 कर रहा है, आगे पीछे इस तरीके से जर्क हो रहा है, जर्किंग। रिजल्टिंग क्या करेगा? ध्यान से देखना। रिजल्टिंग, RESULTING, रिजल्टिंग डैमेज सेंट्रल पोजीशन, डैमेज सेंट्रल या सेंटर लाइन, दैट इज क्राउन भी बोल सकते हैं। मैं अलग अलग जगह पे अलग अलग बात लिख रहा हूं ताकि कैसे भी आपको कोई टेंशन हो तो झेल लो आराम से। सेंटर लाइन। अब ये सेंटर लाइन डैमेज क्यों हो रहा होगा? क्यों हो रहा होगा? स्ट्रेस लेवल या स्ट्रेस लेवल या स्ट्रेस इंटेंसिटी लिख देते हैं। स्ट्रेस इंटेंसिटी एट सेंटर पॉइंट क्या हो रहा है? बहुत ज्यादा हो रहा है, हाई। बिकॉज या इसके वजह से, ठीक है, बिकॉज हाई स्ट्रेस डेवलप, ठीक है, या सिंस स्ट्रेस इंटेंसिटी एट सेंटर लाइन हाई, since stress intensity at center point is high, because अच्छा चलो, sharp point of negligible, ये सबसे मुश्किल पॉइंट है। इस पॉइंट का मतलब लिखना बड़ा मुश्किल होता है, ठीक है, ये है। मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूं कि रिजिड पेवमेंट क्यों मैंने दिया, क्योंकि ये पॉइंट हार्ड हो रहा। अब नीचे चल रहा हूं, शार्प पॉइंट है, नेग्लिजिबल एरिया है, तो यहां पे स्ट्रेस इंटेंसिटी क्या होगा? ज्यादा। स्ट्रेस इंटेंसिटी ज्यादा होगा तो ये पॉइंट क्या होगा? टूटने की कोशिश करेगा। अनकंफर्टेबल किसके लिए? फास्ट मूविंग व्हीकल के लिए। फास्ट मूविंग व्हीकल के लिए कौन सा? जो ओवरटेक करना चाह रहा होगा। ओवरटेक करना चाहेगा, इधर जाएगा, फिर इधर जाएगा, खट 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 का आवाज आएगा टायर में, और ये टूटने की कंडीशन में चला जाएगा और जर्क महसूस होगा, डिस्कंफर्टेबिलिटी होगा। अच्छा किसके लिए? जो स्लो मूविंग व्हीकल के अपने रास्ते में चलता चला जाएगा, जो ओवरटेक नहीं करना चाहता है, वो अच्छा है। तो इसके वजह से यहां पे हम लोग को क्या करना है? रिजिड पेवमेंट, RCC और CC पेवमेंट को हम लोग को यूज करना पड़ेगा। दिस इज द कंडीशन। अब मसला यह है कि इसका इक्वेशन क्या है। क्वेश्चन तो ये पूछेगा ही कि पेवमेंट क्या है, वो क्वेश्चन पूछेगा। ये जब थ्योरी हो आएगा तो आपको लिखना पड़ेगा, और यही वजह से यहीं से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है सर्सन रीजन का। अब ऐसा माइंड में तो निकाल ही दिए होंगे आप लोग, आई थिंक सो, जो सीरियस कैंडिडेट है कि SSC JEE में नहीं आता है, यहां नहीं आता है, अब ये सब कंडीशन तो बहानेबाजी खत्म हो चुका है। क्लियर है? अब बात को समझिएगा। अब मैं ये सब स्ट्रेट लाइन है, अब मैं दो तरीके से इसको प्रूफ करता हूं। फर्स्ट और सेकेंड मेथड से, दो मेथड से। ये क्या है? स्ट्रेट लाइन है। ये क्या है? वाई एक्सिस है। ये क्या है? एक्स एक्सिस है, ठीक है। एक स्ट्रेट पॉइंट है ओरिजिन पे, मतलब जहां पे एक्स भी 0 वाई भी 0 ओरिजिन पे। यहां पे y इज इक्वल टू mx प्लस सी। तो अगर देखो x इज इक्वल टू 0 होगा तो y इज इक्वल टू क्या होगा? 0। तो x भी 0, y भी 0, y भी 0, x भी 0, तो c इज इक्वल टू क्या होगा? 0। मतलब c तो 0 है, ये तो कहानी खत्म। अब मेरे पास इक्वेशन क्या हो गया? y इज इक्वल टू mx।
अब y इज इक्वल टू एम एक्स, वाई एम इज द स्लोप ऑफ द लाइन। स्लोप का मतलब क्या है, बड़े ध्यान से देखना। अब मैं पहले एम लिखता हूं, एम इज द स्लोप, स्लोप का मतलब tan थीटा, tan थीटा का मतलब क्या, परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर बाई बेस। अब परपेंडिकुलर बाई बेस का मतलब क्या हम लोग लिख रहे हैं, एम। अभी बात समझते हैं। तो परपेंडिकुलर, इसका tan थीटा क्या होगा, y डिवाइडेड बाई x, यहां पे h डिवाइडेड बाई w, तो y डिवाइडेड बाई x। अब यहां पे हम लोग एक जनरल डाटा लिखते हैं, जो हमने पिछले बार जस्ट अभी कुछ देर पहले इसका डेजिग्नेशन में कैसे हम लोग समझते हैं वो लिखते हैं, 1 वर्टिकल और n हॉरिजेंटल, यही लिखते हैं ना, 1 वर्टिकल और n हॉरिजेंटल। तो अगर मैं इसका स्लोप लिखना चाहूं तो 1/n लिख सकता हूं क्या, तो यहां पे देखिएगा 1/n हम लोग लिख सकते हैं। इसका स्लोप या इसका स्लोप, दोनों का स्लोप क्या होगा, सेम ही होगा ना दोस्त। तो 1/y/x इज इक्वल टू 1/n। अब ध्यान से देखना, 1/n इज इक्वल टू y/x। अब ये x क्या है, x तो हम लोग का यहां से यहां तक है, लेकिन हमारे कंडीशन में ये वाला कंडीशन ले रहे हैं, तो ये वाला कंडीशन यहां से यहां तक w/2, तो दैट इज y डिवाइडेड बाई w/2। बात समझ में आया। तो यहां से क्या हो गया, 2y/w, 2y/w। यहां से देखो y 2y/w। अब मेरे को क्या चाहिए, 1/n इज इक्वल टू 2/n/w। मुझे क्या चाहिए, सेंट्रल राइज y इज इक्वल टू h। तो y इज इक्वल टू अगर मुझे चाहिए होगा तो w/2n। देखिएगा ये कट तो नहीं रहा है, हटा दीजिए। y इज इक्वल टू w/2n, y इज इक्वल टू w/2n। मसला ये तो एक कंडीशन हुआ, इसको मैं और आसान तरीके से मैं लिखता हूं। अगर ये बातें क्या है समझिएगा, अब ध्यान से देखना, मुझे कुछ नहीं मतलब है, ये tan थीटा और ये सिमिलर ट्रायंगल एक तरीके से हो गया है, तो मुझे क्या करना, बराबर 1/n, tan थीटा 1/n इज इक्वल टू y/, ये वाला डिस्टेंस कितना है, w/2, y डिवाइडेड बाई w/2। अब यहां से सीधा सीधा अगर मेरे को क्या चाहिए, सेंट्रल राइज, कोई पूछेगा सेंट्रल राइज क्या है, तो y इज इक्वल टू ये ऊपर और ये नीचे, y इज इक्वल टू w/2n। दिस इज द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे कि जिसका विड्थ अगर 10 मीटर है और स्लोप 1/n, n क्या है, 1:3 है या 1:2 है या 1/n है, उस पर हम बात करेंगे कि क्या है। तो उसके कंडीशन में क्या होगा, सेंट्रल राइज। एक क्वेश्चन ये पूछे जाएंगे कि सेंट्रल राइज क्या होगा। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे कि इक्वेशन क्या हो सकता है, तो y इज इक्वल टू w/2n, ये भी एक इक्वेशन है। y इज इक्वल टू mx प्लस c, तो y इज इक्वल टू m इंटू x, तो y इज इक्वल टू w/2n। क्लियर है, ये भी एक कंडीशन है। ये आपको इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है कि क्या है। अब ये सब बातें हम लोग क्यों कर रहे हैं, कैम्बर में हम लोगों ने ये, आई होप सो कि आपने लिखा होगा, मैं 10 सेकेंड का टाइम ले लो, आप लिख लो और इस पे ध्यान देना है। मैंने दोनों तरीके से समझाया कि इसका इक्वेशन क्या होना चाहिए, y इक्वल टू mx प्लस c 0 मैंने किया, x इक्वल टू 0 पे y इक्वल टू mx बच गया। अब m निकालने के लिए हम लोगों ने लिखा tan थीटा p/b, x से पूरा हमने लिखा है, तो यहां पे x इक्वल टू क्या होगा, w/2। हमने x ये पूरा लिख दिया है, तो इसको कंफ्यूजन के लिए मैं इसको छोड़ देता हूं, ठीक है, या ऐसे ही रहने देता हूं, कंफ्यूजन ना हो इसलिए ऐसा। x इक्वल टू हमने y और ये x, तो x इक्वल टू फिर w/2 हमने लिखा है,
तो 2y/w 1/n, यहां से y = w/2n, ये भी एक तरीका है। और दूसरा तरीका ये है, ये इंपॉर्टेंट, ये स्टार व स्टार मत लगाओ, इसको इंपॉर्टेंट लिखो, सबसे बढ़िया तरीका इंपॉर्टेंट, y = w/2n। अब मसला क्या है, एग्जाम्पल को समझना, ये बातें मैं तीसरा बार समझा रहा हूं। 1n मतलब 1 in मान लीजिए 50 है, n = 50 है, n = 50, या एग्जाम्पल ले ले 3% ले ले। 3% को हमने क्या लिखने के लिए समझाया, 3/100। इसका मतलब 1/, इसको 1/33, 1/33.33, तो n = 1/n, n = 33.33, n = 33.33 कंडीशन, n = 50। तो या तो 1 in 50 लिख दे, या इसी को हम लोग लिखेंगे 2% लिखे तो n = 50, 3% लिखे तो n = 33.33। इसी तरीके से और भी एग्जाम्पल हम लोग देखते जाएंगे, समझते जाएंगे कि क्या कंडीशन है, कैसा लिखा हुआ है। अगर कैम्बर 2% लिख रहा है तो क्या लिख रहा है, अगर कैम्बर 3% लिख रहा है तो क्यों लिख रहा है, कैसे लिख रहा है, ये सब पे बात पे हम लोग करना स्टार्ट करेंगे। क्लियर है ये, क्लियर है ये? चलिए, तो ये तो आपको समझ में आ गया स्ट्रेट लाइन कैम्बर। अब मसला क्या है, इसमें दिक्कत क्या था, इसका जो डिमेरिट था उसको हम लोग को खत्म करना था। क्योंकि देखो रोड पे हम गाड़ी चलाएंगे तो हम ओवरटेक करेंगे, चाहे हम चलाएं तो हमारे को कोई ओवरटेक करेगा, या हम चलाएं तो हम दूसरे की गाड़ी हम खुद ओवरटेक करेंगे, हमारी गाड़ी को कोई और ओवरटेक करेगा। ये फंडा हमेशा चलता रहता है, जहां पे मूविंग व्हीकल्स ज्यादा होते हैं वहां पे ये सब फंडा चलता रहता है, इसमें कोई रोक नहीं सकता है। इसका मतलब रोड टूटेगा। अब इसका मतलब ऐसा पेमेंट बना देगा तो कोई तेजी से चलेगा नहीं। जब चलेगा नहीं तो अच्छा रोड का फायदा क्या हुआ, अच्छा रोड का फायदा नहीं उठा पा रहा है, इसका मतलब कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बेकार जा रहा है, यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हम लोग। इसी डिमेरिट को देखते हुए सेंट्रल लाइन को हम लोग, सेंट्रल पोजीशन को फ्लैटन करने की कोशिश किए। क्या किए, फ्लैटन करने की कोशिश किए। अब फ्लैटन करना, ये कब करेंगे फ्लैटन, ये फंडा अगर मैं ऐसा कुछ बताऊं, ये ऐसा कुछ दे दूं, ऐसा कुछ दे दूं, तो अब तो कोई गाड़ी यहां से आ रही है तो इसको इधर जाने में और इधर से इधर जाने में टेंशन तो नहीं होगा, ओवरटेक करने में इसको कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि जो क्राउन था वहां पे एक तरीके से हमने फ्लैटन एरिया प्रोवाइड कर दिया। जब फ्लैटन एरिया प्रोवाइड किया, टायर का प्रेशर आएगा तो वहां पे स्ट्रेस कम जनरेट होगा, तो रोड टूटेगा भी नहीं और ना अनकंफर्टेबल होगा, डिस्कंफर्टेबल भी नहीं होगा, गाड़ी मूविंग अच्छे से करता रहेगा, कंफर्टेबल के साथ करता रहेगा, ना जर्क प्रोवाइड होगा, ना डिस्कंफर्टेबल होगा, ना रोड का नुकसान होगा, आराम से चलता रहेगा। इसीलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, लेकिन उसका भी कुछ डिमेरिट होगा। नो वन, कोई है ही नहीं दुनिया में जो परफेक्ट है। तो इसका कंडीशन क्या था कि इधर वाला लोग सही से चल रहे थे, जो ओवरटेक कर रहा था उसको दिक्कत हो रहा था। जब ओवरटेक को हमने ध्यान दिया तो हम पैराबोला में ओवरटेक वाला सिचुएशन को सही कर लिए, तो उसका कुछ डिमेरिट आया। अब वो डिमेरिट क्या होगा हम लोग बात करेंगे। तो नेक्स्ट में ये सब आप लिख लिए होंगे, इसके लिए स्ट्रेट लाइन के जगह पे अब हम लोग क्या करेंगे, पैराबोलिक या इलिप्टिकल पैराबोला हम लोग देखेंगे। इलिप्टिकल या इलिप्टिक बोले, दोनों एक ही है। अब मसला क्या है, स्ट्रेट लाइन कैम्बर को हटा के हम लोग अब पैराबोलिक टाइप 2, ध्यान से, यहां से क्वेश्चन खूब आते हैं। पैराबोलिक और ELLIPTICL इलिप्टिकल कैम्बर।
बड़े ध्यान से देखिएगा। सबसे पहली बात, ये कैसा दिखेगा हम लोग को ये समझना है। हमने एक पेवमेंट विड्थ बनाया, स्ट्रेट लाइन नहीं बन रहा है, चलो बन गया। मैं बड़ा नहीं बना रहा हूं ताकि आपको समझ में, चलो इसको मैं थोड़ा ऊंचा कर देता हूं। ऐसा कुछ बना दिए, थोड़ा सा डिसिमिलर है, संभाल लेना भाई, कोशिश करता हूं। अब सही है, ठीक है। बात समझ में आ रहा होगा कि यहां पे ये सेंट्रल राइज है, जिसको हम लोग y से नोटेट कर रहे थे, और स्मॉल h से लिख दें, बात एक ही है। ये अगेन x है पूरा का पूरा, यहां हम लोग इसको टोटल विड्थ w लिख दे, बात एक ही है। क्लियर? अब मसला यह है कि जहां पे रोड टूट रहा था क्राउन पे, सेंट्रल लाइन पे, वहां पे हमने क्या किया है, ये एजिंग को हटा दिया है पैराबोलिक सरफेस दे करके। बड़े ध्यान से देखना, पैराबोलिक सरफेस को दे करके हमने इसको प्रोवाइड कर दिया है, और वो डिमेरिट जो उसका था उसको हमने रिमूव कर दिया है। इसका मतलब ये एप्लीकेबल जो होगा वो फ्लेक्सिबल पेवमेंट के लिए भी एप्लीकेबल है। फ्लेक्सिबल पेवमेंट, अब फ्लेक्सिबल पेवमेंट का मतलब क्या? ग्रेवल वाला पेवमेंट, वाटर बॉन्ड मैकडम वाला पेवमेंट, बिटुमेन वाला रोड, ग्रेवल वाला, और वाटर बॉन्ड मैकडम। अब वाटर बॉन्ड मैकडम क्या है वो हम लोग बात करेंगे, आराम से, टेंशन नहीं लेना है। या मिट्टी वाला रोड, अर्थन रोड, अर्थ रोड, ये सब क्या है? वाटर बॉन्ड मैकडम का सिंपल सा फंडा ये जानना है कि इसमें जो बाइंडिंग मटेरियल यूज हो रहा होगा वो हम लोग पानी यूज कर रहे हैं। मटेरियल को जो कंबाइंड करके रख रहा है वो पानी, उसको क्या कर रहे हैं हम लोग, यूज कर रहे हैं ताकि उसको होल्ड ऑन करके रखे। दैट इज वाटर बाउंड मैकडम। वाटर बाउंड नाम ही है, वाटर बाउंड मैकडम। मैकडम वाला कंडीशन मैंने अभी समझाया नहीं, पेवमेंट में समझाऊंगा। वाटर बाउंड मैकडम का मतलब उस रोड को, उस मिट्टी को, उस टुकड़े मटेरियल को यूज कौन कर रहा है? पकड़ने के लिए, होल्डिंग करने के लिए, बाउंड करने के लिए कौन कर रहा है? वाटर कर रहा है। दिस इज द कंडीशन। तो फ्लेक्सिबल पेवमेंट के लिए एप्लीकेबल है, और बिटुमेन, ग्रेवल, डब्ल्यूबीएम, अर्थ के लिए ये फ्लेक्सिबल पेवमेंट का टाइप्स है। अब हम लोग को इसमें क्या करना है, मेरिट में क्या देखना है ये समझना। मेरिट क्या है इसका ये हम लोग समझेंगे। सबसे पहली बात, हम लोग को मेरिट में क्या समझ में आया कि जो सेंट्रल, अब बड़े ध्यान से देखना, अब बड़े ध्यान से देखना, इसको मैं अलग तरीके से और समझाने की कोशिश करता हूं। ये है रोड, ये है रोड, ठीक है, ये है रोड। रोड में क्या हमने किया है, ये चौड़ा एक ही जैसा है, ये रोड हमने प्रोवाइड कर दिया है ऐसा, ठीक है। मान लीजिए सेंट्रल पोजीशन पे है गाड़ी, ऐसा चल रही है, यहां पे जो ये ऐसे ही सब जगह पे है। मान लीजिए यहां पे जो व्हीकल्स चल रही है, यहां पे ये आराम से मस्ती में चल रहा है। इधर से जो गाड़ी, ऐसे ही पेवमेंट सब जगह है, पूरे क्रॉस सेक्शन में ऐसे ही है। यहां पे जो गाड़ी आ रही है ये चल रही है, ये स्लो मूविंग व्हीकल है, ये फास्ट मूविंग व्हीकल है। ये फास्ट मूविंग व्हीकल के नाते क्या करेगा, इधर से इससे जाकर के क्रॉस होगा, फिर से अपने लेन में आकर के फिर ये ट्रेवल करना चाहेगा आगे। यहां पे हमने फ्लैटन टाइप पे प्रोवाइड करने की कोशिश किया गया है कि ये फास्ट मूविंग व्हीकल जब इसको ओवरटेक करे तो एक लाइन से दूसरे लाइन में, दूसरे से इधर आए तो इसको जर्क महसूस यहां पे ना हो रहा हो। फ्लैटन हमने सरफेस प्रोवाइड किया तो एरिया हमने कांटेक्ट एरिया क्या कर दिया, बढ़ा दिया। तो यहां पे जो स्ट्रेस आ रहे होंगे वो क्या हो गए होंगे, कम हो गए होंगे। जब यहां पे स्ट्रेस कम आ रहे होंगे तो ये वाला रोड को टूटने की जो पॉसिबिलिटीज थी वो क्या हो गया, कम हो गया है। मसला ये तो इसका क्या हो गया है,
मेरिट है। तो सबसे पहले हम लोग मेरिट को जो समझे हैं उसको हम लोग समझते हैं कि मेरिट में है क्या। बड़े ध्यान से देखिएगा। तो प्रोफाइल जो हमने यूज किया है वो क्या यूज किया है? पैराबोलिक प्रोफाइल यूज किया है। पैराबोला में का कंडीशन क्या होता है कि सेंट्रल पोजीशन पे स्मूथ, और जैसे जैसे नीचे की तरफ जाते हैं, मतलब साइड वाइज जाते हैं, वैसे वैसे थोड़ा सा स्टीपर होता चला जाता है। क्या होता है? स्टीपर होता चला जाता है। ठीक है, ये बात समझिएगा। अब मैं इसको पहले लिखता हूं कि प्रोफाइल जो है इसका मेरिट क्या है? प्रोफाइल विल बी फ्लैट flat at the middle, and steeper towards edges का मतलब या तो इधर की बात करें या इधर की बात करें, वो स्टीप होता चला जाएगा। अभी हम लोग उस पर बात करेंगे और भी अच्छे तरीके से, एट द एजेज। ठीक है, अब ऐसा होने से इसका मेरिट क्या हुआ है वो हम लोग देखते हैं। इट इज, यहां पे लिख देते हैं दूसरा, इट इज प्रीफर्ड बाई फास्ट मूविंग vehicles, fast moving vehicle, as they have fast moving vehicle, as they have frequently cross, कहां? सेंटर लाइन या क्राउन लाइन? यहां पे क्राउन लाइन लिख दो, या इसी को हम लोग पिछले में क्या लिख रहे थे? सेंटर लाइन लिख रहे थे। ड्यूरिंग ओवरटेकिंग पीरियड। क्लियर है? ओवरटेकिंग टाइम पे क्या हुआ है? यहां पे स्मूथ सरफेस है, फ्लैट सरफेस प्रोवाइड किया गया है। ये तो इसका मेरिट है। अब इसका कुछ ना कुछ तो डिमेरिट हुआ होगा, तभी हम लोग तीसरे टाइप के चीजों के ऊपर जाना स्टार्ट किया। अब बात समझिएगा, ये फंडा समझ में आ गया। अब मैं इसको इरेज करता हूं, दूसरे फंडे के पीछे आते हैं। इसका तो हम लोग इसको हमने फ्लैटन क्यों किया वो हमने समझा। अब ये फ्लैटन करने के टाइम पे क्या हुआ है, बड़े ध्यान से देखना। फ्लैटन करने के टाइम पे ये इसके साथ एक गलती हो गई, मतलब ये सही से बना लेना, चलो ठीक, मैं जस्ट समझा रहा हूं ऐसा, ठीक है। ऐसा यहां पे तो सेंटर पे तो फ्लैटन टाइप पे है, जो व्हीकल्स इधर पे चल रही होगी साइड में, इसको एक नीचे की तरफ खींचने वाला एक फोर्स लग रहा होगा। क्या लग रहा होगा? फोर्स लग रहा होगा। किसके वजह से? क्योंकि अभी मैंने लिखा भी कि जो साइड वाइज है, इधर जो है ये स्टीपर है विद रिस्पेक्ट टू सेंट्रल पोजीशन, इधर क्या है? स्टीपर है। तो ये व्हीकल इधर की तरफ जा तो रही होगी, लेकिन इसका डर लग रहा होगा। ये जब फास्ट चलेगा तब तो ठीक है, फिर भी एक टेंशन है, लेकिन जब ये स्लो होगा तो इसमें पॉसिबिलिटीज है कि वो नीचे की तरफ चला जाए। अब इसका इक्वेशन जब हम लोग समझेंगे, कब? जब सुपर एलिवेशन समझेंगे, तब हम लोग समझेंगे कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को कैसे, या ओवरटेकिंग को कैसे हम लोग को रोकना है, कितना एलिवेशन प्रोवाइड करना है, ये सब बातें हम लोग देखेंगे वहां पे। बस ये समझना कि ये जब स्लो मूविंग व्हीकल है तो ये गाड़ी ओवर टर्निंग के पॉसिबिलिटीज हैं। क्या हो सकता है? ओवर टर्न हो सकता है, मतलब पलट सकती है ऐसे। ये इसका डिमेरिट है। वजह क्या है कि जब पैराबोलिक डाले हैं तो सेंटर पे कुछ पोर्शन पे तो फ्लैटन टाइप पे है, इधर जाकर के स्टीप है, तो जब मूविंग व्हीकल है तो इसको डर है कि वो हम ऐसे उलट सकते हैं। ये एक डिमेरिट इफेक्ट्स है। ध्यान से देखिएगा। अब मैं इस चीज को लिख रहा हूं कि क्या हुआ है कि स्टीपर एट
स्टीपर एट एज, स्टीपर एट एज, स्लो मूविंग vehicles over moving vehicle have रुके have a tendency to overturn inside at स्टीपर एट एज, ये बात तो तय है, स्टीपर एट एज, ठीक है। स्लो मूविंग व्हीकल हैव ए टेंडेंसी टू ओवरटर्न इनसाइड एंड हेंस ट्राई टू ऑक्यूपाई सेंट्रल पोर्शन ऑफ द रोडवे। अब बात समझिएगा, उसके बाद हम लोग और एक दो पॉइंट लिखेंगे, अभी समझिएगा। मैंने क्या बोला कि ये इसको डर लग रहा है, तो जब डर लग रहा है इसका मतलब ये गाड़ी का ड्राइवर अनकंफर्टेबल हो रहा है अपने गाड़ी को चलाने में। तो जब ये अनकंफर्टेबल हो रहा है तो इसको जहां कंफर्टेबल होगा वहां पे जाएगा, तो ये गाड़ी अपना धीरे से डायरेक्शन मोड़ेगा और ये गाड़ी यहां पे ट्रेवल करना स्टार्ट कर जाएगा। पीछे वाला गाड़ी जब इधर आएगा तो उसको दिक्कत होगा, तो ये फिर से सेंट्रल पोजीशन पे आएगा। मतलब ज्यादातर व्हीकल सोचेंगे कि हम सेंट्रल पोजीशन पे रहें और ये विड्थ को यूज हम ना करें, ये विड्थ को हम लोग यूज ना करें, तो सेंट्रल पोजीशन पे लोड क्या हो गया है, बढ़ गया है। सेंट्रल पोजीशन पे लोड जब बढ़ेगा तो ट्रैफिक वॉल्यूम बढ़ेगा, तो ट्रैफिक इफिशिएंसी क्या होगा, घटेगा। जब भीड़ यहीं पे लग जाएगा तो सब धीरे 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 चलना स्टार्ट करेगा, क्योंकि रोडवे का विड्थ पहले ये था, अब इफेक्टिवली विड्थ क्या हो रहा है, सब गाड़ी वाला ड्राइवर क्या हो रहा है, कह रहा ना मैं सेंट्रल पोजीशन पे जाऊंगा, मैं इधर जाऊंगा तो पलट जाऊंगा, तो मैं सेंट्रल पोजीशन पे रहूंगा। तो इसको डर लग रहा है ओवर टर्न करने के लिए, इसके वजह से ऑक्यूपाई सेंट्रल पोर्शन ऑफ द रोड, मतलब ये सेंट्रल पोर्शन पे लोग क्या करेगा, आकर के रुकना चाहेगा और इसी पे चलना चाहेगा। अब इससे क्या हुआ, ट्रैफिक कैपेसिटी इसका क्या हो गया, रिड्यूस हो गया, रिजल्टिंग रिड्यूसिंग द ट्रैफिक एफिशिएंसी। बात समझ में आया? इसका मतलब ये वाला भी 100% सक्सेस नहीं हुआ, ये वाला भी 100% सक्सेस नहीं हुआ। मतलब पहले वाले में सेंटर पोजीशन पे दिक्कत था स्ट्रेट लाइन में, तो हमने सेंटर को दिक्कत क्यों था, क्योंकि एज था, शार्प एज था। जब शार्प कॉर्नर हो रहा है इसकी वजह से दिक्कत हो रहा है, हमने इसको फ्लैटिंग करना स्टार्ट किया। जब फ्लैटन करना स्टार्ट किया तो ये वाला पहले कंफर्टेबल था, अब डिसकंफर्टेबल हो गया, पैराबोलिक प्रोवाइड किया। तो अब हम लोगों को दोनों का डिमेरिट इफेक्ट को खत्म करना है, समझिएगा। अब मैं इसको हटाता हूं, अब मैं इसका एनालिसिस करता हूं। पहले बात को समझिएगा